हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, समझिए कि पेपर। और समझिए कि अब एग्जाम लगभग समाप्त होने जा रहे हैं। और वह पेपर है मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया का। ठीक है। मार्केटिंग एंड प्रैक्टिस इन इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि वैसे मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया की बहुत ही पतली बुक है और बहुत ही कम चैप्टर है। अब सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ तो जरूर क्वेश्चन आएगा। तो इसको पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और एक बार मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लेक्चर भी दे रहे हैं, उसे भी समझ लीजिएगा। एक चीज़ और, कि आप जिस तरह कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसी तरह चैनल पर बने रहिएगा। इसलिए कि आगे बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में जाएंगे। बीएड की कुछ लोग तैयारी करेंगे, कुछ एमकॉम में एडमिशन लेंगे। तो उन लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा, समझिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस लाएंगे। जैसे बीएड में एक एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन सीरीज वगैरह का रिवीजन कराया जाएगा, कुछ टॉपिक बताया जाएगा। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो उसके लिए बताया जाएगा, कुछ एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए बताया जाएगा। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। आप लोग के लिए समय समय पर कुछ लेक्चर्स हमारे जाते रहेंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन। और एक बार और कहना चाहेंगे कि जब वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करिए। वैसे रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं, पहले नहीं देते थे, इसलिए थर्ड ईयर का वीडियो नहीं बनाते थे। रिस्पांस देंगे तो जरूर बनेगा। तो लॉन्ग का सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, साइड में लिखे ही हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है ग्रामीण विपणन से। क्वेश्चन है कि ग्रामीण विपणन की व्याख्या कीजिए। ग्रामीण विपणन के बदलते परिदृश्य के भारतीय संदर्भ में विवेचना कीजिए। एक चीज और बता दें कि जो भी ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, कि लास्ट 10 ईयर के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वहां से कलेक्ट करके जो हमारी दृष्टि से बेहतर लगा है वो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। जो पहला क्वेश्चन ग्रामीण विपणन से है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि जो पहला किस चीज से है, ग्रामीण विपणन से। हाँ देखिए, ग्रामीण विपणन की व्याख्या कीजिए। विपणन की व्याख्या कीजिए। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि ग्रामीण विपणन के बदलते परिदृश्य की, ग्रामीण विपणन के बदलते परिदृश्य की भारतीय संदर्भ में विवेचना कीजिए। भारतीय संदर्भ में विवेचना कीजिए। ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। चैप्टर इसमें कौन सा है? ग्रामीण विपणन। इस रूरल मार्केटिंग से अंसाल उठाकर देख लीजिएगा, हर साल एक क्वेश्चन आया होगा, एकदम पक्का। चाहे बड़े में आया हो, छोटे में आया हो, चाहे कहीं भी, लेकिन आएगा जरूर। अब समझिए ग्रामीण विपणन क्या है। सबसे पहले इसमें दो टॉपिक दिए गए हैं कि ग्रामीण विपणन की व्याख्या कीजिए और ग्रामीण विपणन के आज का जो बदलता परिदृश्य है, आज का जो समाज है, आज का जो कल्चर है, उसमें जो हम चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंजेस को भारतीय संदर्भ में विवेचना कीजिए। मतलब अपने देश के संदर्भ में विवेचना कीजिए कि हमारे देश में ग्रामीण विपणन का क्या रूप, आकार, प्रकार बदल रहा है, इसके बारे में विवेचना करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले जानते हैं ग्रामीण विपणन। ये तो सभी लोग जानते हैं कि ग्रामीण विपणन क्या है। सिंपल तौर पे देखते होंगे, गांव में जो बाजार वगैरह है, ये क्या है? रूरल मार्केटिंग। कि एक ऐसा बाजार, एक ऐसा मार्केट जहां वस्तुओं का खरीदा बेचा जाता है। और कहां खरीदा बेचा जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में खरीदा जाता है। मतलब कि एक ऐसा स्थान, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जगह जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, रूरल एरिया में हो। और रूरल एरिया में क्या खरीदा बेचा जाएगा? जो रूरल एरिया में सामानें उत्पन्न होती है, जैसे कृषि, अनाज वगैरह है, ये सब उत्पन्न होते हैं सबसे ज़्यादा, इनका क्रय विक्रय किया जाता है। और कोई जरूरी नहीं है कि कृषि उपजों को ही बेचा जाता है, बाहर से भी जो भी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो हमारे रूरल एरिया में ही आती है।
तो जितने भी सामानें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, इनका क्रय विक्रय जब किया जाता है कहाँ, गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसी को क्या कहा जाता है, ग्रामीण विपणन कहा जाता है। नाम ही से स्पष्ट है, यह दो चीज इसमें शब्द शामिल है, एक है ग्रामीण और एक है विपणन। ग्रामीण का मतलब है गांव, और विपणन का मतलब है मार्केटिंग, मतलब गांवों में क्रय विक्रय, खरीदना बेचना। मतलब कि मनुष्य की आवश्यकताएं, मतलब उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में गांव में जिन आवश्यक वस्तुएं हैं उनका क्रय विक्रय किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है, उसी को हम क्या कहा जाता है, ग्रामीण विपणन कहा जाता है। इस ग्रामीण विपणन से समाज के संपूर्ण हितों की रक्षा होती है, समाज के संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनको जो भी आवश्यक या नेसेसरी चीज़ें हैं वो सारी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ग्रामीण विपणन में केवल वस्तुओं का ही क्रय विक्रय नहीं किया जाता, सेवाओं का भी क्रय विक्रय किया जाता है, सर्विस भी प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र, संक्षेप में समझिए कि एक ऐसा एरिया जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां वस्तुओं और सेवाओं का भरपूर मात्रा में विपणन किया जाता है। क्योंकि जानते ही हैं कि लगभग हमारे देश की आबादी का लगभग आज भी 70+% जो एरिया है रूरल एरिया है। तो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग कहाँ होगा, रूरल एरिया में ही होगा। रूरल एरिया में देखते होंगे गली मोहल्ले चौराहे हर गांव में देखे होंगे कुछ न कुछ मार्केटिंग होता रहता है। तो जहाँ जिन ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, विपणन किया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, वहाँ उत्पादित होने वाली वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, उसी को रूरल मार्केटिंग कहा जाता है। प्रश्न में ये कह रहा है कि ग्रामीण विपणन के बदलते परिदृश्य भारतीय संदर्भ में विवेचना कीजिए। आज का जो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ हेडिंग लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये हेडिंग कई तरीके से आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है ग्रामीण विपणन के बदलते परिदृश्य भारतीय संदर्भ में विवेचना कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ग्रामीण विपणन का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सीधा सीधा हो गया, और ऐसे आएगा तो वही क्वेश्चन को थोड़ा टेढ़ा कर देगा, सोचने के लिए मजबूर कर देगा। तो आइए वो हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, तो हेडिंग लिखेंगे कि ग्रामीण विपणन के बदलते परिदृश्य भारतीय संदर्भ में, ये हेडिंग हमारा रहेगा। मतलब कि जो आज के दौर में जो चेंजेज आ रहे हैं, चाहे रूरल एरिया हो चाहे ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी एरिया, मतलब रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, उसके संदर्भ में जो चेंजेज आ रहे हैं उसमें इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, क्या इसकी भूमिका है, क्या इसका रोल है। तो सबसे पहला है ग्रामीण विपणन से समाज में आय और आजीविका का एक प्रमुख साधन है। यह क्या है, आय व आजीविका का साधन है। आय और आजीविका का साधन, आय और आजीविका का साधन का मतलब क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान से देखिएगा, पूरी जनता कृषि पर निर्भर है, उनकी आय का जरिया कृषि है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो रूरल मार्केटिंग ही है, क्योंकि हर गली मोहल्ले चौराहों पर 1 2 3 4 दुकानें देखने को मिलेगी। ये क्या है, रूरल मार्केट। गांव में साप्ताहिक देखते होंगे 2 दिन 3 दिन बाजार लगता है। कुछ थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया है वहाँ, जहाँ गांव में, तो वहाँ पर देखते होंगे रोज मार्केट लगता है, सब्जी मंडी लगेगा, लेकिन लगेगा। तो यहाँ के लोगों की आजीविका का एक मुख्य साधन है, क्योंकि अपने उपजों को जब किसान खेत से लाता है तो बेचने कहीं दूर दराज शहर में नहीं जाएगा, वो अपने लोकल मार्केट में ही बेचेगा। तो उनकी आय का ये जरिया होता है। दूसरा क्या है, रोजगार का स्रोत। दूसरा है रोजगार का स्रोत। रोजगार का स्रोत क्या है, ग्रामीण मार्केटिंग से, रूरल मार्केटिंग से
लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि देखे होंगे कि पढ़े लिखे तो बहुत है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, लेकिन भले वो कहने के बेरोजगार हैं, लेकिन बॉक्स कोई ना कोई, जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं किसी काम में वो इंगेज है, मतलब काम कर रहे हैं, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, चाहे जैसे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अर्जन करने के लिए, खाने पीने के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह रूरल मार्केटिंग क्या करता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। अगला क्या है, खाद्यान्न व चारे की आपूर्ति। खाद्यान्न व चारे की आपूर्ति, चारे की आपूर्ति, इसका मतलब क्या है, रूरल एरिया में जानते ही हैं कि हम अब इंसानों के अतिरिक्त पशुएं भी रहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये सब रहते हैं। जिस तरह हम अपने खाने पीने के लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या अनाज उत्पन्न करते हैं खेतों में, उसी अनाज पर का कुछ भाग ऐसा होता है जिस पर हमारे पशु जो होते हैं वो निर्भर होते हैं, क्योंकि गेहूं या धान जो भी निकल गया तो हमारे लिए उपयोगी है, उसका जो डंठल निकलता है जानवरों के लिए उपयोगी है। तो यह सारा क्रय विक्रय जो रूरल मार्केटिंग में होता है, यह खाद्यान्न व चारों की भी आपूर्ति करता है। अगला क्या है, आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख निर्धारक। आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख निर्धारक, जो रूरल मार्केटिंग होता है, हमारी इकोनॉमिक गतिविधियां जो एक्टिविटीज होती हैं, मतलब हमारे आय का जो स्रोत होता है, उसका एक मुख्य निर्धारक तत्व होता है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। परिवहन के साधनों में वृद्धि, परिवहन के साधनों में वृद्धि, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे हमारी खेती भी आधुनिक ढंग से हो रही है, मार्केटिंग भी आधुनिक तरीके से हो रहा है। तो रूरल मार्केटिंग जब बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या हो, परिवहन के साधनों में लगातार वृद्धि होगी, क्योंकि पहले अपने सामान को लेकर जानवरों के एक्का गाड़ी पर लोग बहुत दूर जाते थे बेचने के, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज अपने लोकल मार्केट में भी बेच सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं, उस पर लाद कर एक जगह से दूसरे जगह पर वो बेचने के लिए ले जाते हैं। अगला क्या है कि जो रूरल मार्केटिंग है वो औद्योगिक प्रगति का आधार है, प्रगति का आधार है। रूरल मार्केटिंग के द्वारा ही हम उद्योगों का डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे इंडस्ट्रीज, पूरा हमारा उद्योग, कल कारखाना, फैक्ट्री किस पर डिपेंड है, रूरल मार्केटिंग। जब किसान उपजाएगा ही नहीं तो फैक्ट्री का लिए चलेगी नहीं चलेगी। सारा फैक्ट्री, जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, सब रूरल मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड है। यहाँ से माल जाएगा, उसके यहाँ बनेगा, वहां से आएगा तो बिकेगा भी यहीं पे सबसे ज्यादा। अगला क्या है, सामाजिक व राजनीतिक महत्व भी है। सामाजिक व राजनीतिक महत्व, सामाजिक व राजनीतिक महत्व क्यों है, क्योंकि रूरल मार्केटिंग का समाज में एक अपना इमेज है, यहाँ से आपसी भाईचारा, प्रेम व्यवहार बना रहता है। जबकि शहरों में क्या है, गैस पैसा दिए, सामान लिए, चल दिए, ना वो आप को जानता है ना आप उन्हें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं, सबसे एक क्लोज संबंध है, ठीक ना, सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक ना। सामान्य मूल्य स्तर का प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर, रूरल मार्केटिंग में जो भी वस्तुएं बेची जाती है लगभग सभी के यहाँ एक ही रेट रहेगा, उसमें ज्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं होगा। तो आज के बदलते परिदृश्य में भारत के संदर्भ में ग्रामीण विपणन का ये इंपॉर्टेंस, ये रोल, ये भूमिका है। तो ये आपके जितने भी पॉइंट लिखे हैं ये सब हेडिंग है, इस हेडिंग को डालकर आप अपने हिसाब से जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन ये कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए, यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल है। क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए, यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा तो होगा ही। अब देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो आप जानते ही होंगे क्या है। वैसे यहां आप लोगों को कंफ्यूजन हो, पीछे चैनल पे जाइएगा, लोगों पे क्लिक करिएगा, ऊपर प्लेलिस्ट लिखा होगा, रूरल मार्केटिंग भी उसमें पढ़ा है, आप वहां से भी पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि उसमें देखिएगा मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया प्लेलिस्ट में देखिएगा, जहां मिलेगा आप वहां से भी पूरा डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए बताते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या। सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गुण और दोष जानने से पहले हमें जानना यह होगा कि आखिर यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या, माने सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से तात्पर्य यह होता है कि जो भी उपभोक्ता होते हैं, ध्यान से समझिएगा, उपभोक्ता कौन, हम आप, जो भी उपभोक्ता होते हैं, इन उपभोक्ताओं को मतलब हमारे आपको जो नेसेसरी वस्तुएं होती हैं, आवश्यक वस्तु होती है जो एकदम जरूरी होगा, इन वस्तुओं को जब उचित मूल्य पर आपूर्ति हो जाती है, चाहे वो जिस माध्यम से उचित मूल्य पर उचित मूल्य पर जिस माध्यम से आपूर्ति हो जाती है, ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। क्या समझे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब होता है उपभोक्ताओं को जो भी अनिवार्य वस्तुएं होती हैं उचित मूल्य पर, माने किफायती मूल्य पर, सस्ते मूल्य पर आपूर्ति जिस माध्यम के द्वारा होती है उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह देखे होंगे गवर्नमेंट इस समय राशन की दुकानें देती है, हर गांव में है, हर शहरों में है, तो यहाँ पे क्या है, सस्ते मूल्यों पर हर एक व्यक्ति को उचित मूल्य पर उसको जो भी आवश्यक वस्तु, आवश्यक में क्या आता है, खाने पीने के आएंगे चीजें, तो ये चीजें उन्हें अनाज आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो इसी सिस्टम को, उसी कोटे की दुकान को या उपभोक्ता सहकारी भंडार को या ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, उसे क्या कहा जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खासतौर से कोटे की दुकान। अब प्रश्न ये उठता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गुण क्या है, इसके गुण या लाभ क्या है। गुण को ही लाभ कहा जाता है। सबसे पहला, उपभोक्ता को उचित कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। इस सिस्टम में यही ना होता है कि जो भी उपभोक्ता है उसको उचित कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। पहला क्या है, उपभोक्ता को उचित मूल्य पर क्या प्राप्त हो जाती हैं, वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाने से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली अपनाने से जमाखोरी या मुनाफाखोरी पर नियंत्रण होता है। इससे क्या होता है, जमाखोरी या मुनाफाखोरी पर नियंत्रण होता है। कैसे नियंत्रण होता है, यह सिस्टम यदि नहीं रहता तो लोग क्या करते, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है क्या करते,
सारा माल ले आकर अपने गोदाम में ठिका देते, मार्केट में दिखता ही नहीं। अब बाद में उसको लोगों की जब जरूरत पड़ती तब खूब ऊंचे दाम पर बेचते। ये सब चीजें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रणाली अपनाने से खत्म हो गई है, कम हो गई है। ठीक है। और क्या इसके फायदा होता है? मुद्रास्फीति के दबाव पर नियंत्रण होता है। और क्या होता है? मुद्रास्फीति के दबाव पर नियंत्रण होता है। मतलब इससे हमारा जो मनी इन्फ्लेशन है इससे रुक जाता है, कंट्रोल हो जाता है। और भी कुछ होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाज को एक आर्थिक न्याय मिलता है। और क्या बेनिफिट होता है कि समाज को क्या होता है? आर्थिक न्याय प्राप्त होता है। आर्थिक न्याय माने इकोनॉमिक के तौर पर उसको इंसाफ मिलता है। और क्या होता है? मांग और पूर्ति में संतुलन सदा बना रहता है। अगला क्या है? मांग व पूर्ति पर संतुलन बना रहता है। ये सब हेडिंग है, बता दे रहे। और क्या होता है? संसाधनों का वितरण ठीक ढंग से होता है। जो भी संसाधन देश में उपलब्ध है उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक ढंग से होता है। अगला क्या है? संसाधनों का वितरण ठीक ढंग से होता है। ठीक ढंग से होता है। और भी क्या होता है? बहुत सारे रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। 7 नंबर में क्या है? रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। ये सब इसके बेनिफिट्स हैं, मतलब फायदे हैं। ठीक है। अब प्रश्न ये भी इसमें उठता है, इस प्रणाली से कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है? कमियों को अपने आधार पर लिख लीजिएगा, मैं यहां पे बता दे रहा हूं। जहां बेनिफिट होते हैं वहां कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं। पहला, उपभोक्ता को उचित मूल्य पर प्राप्त होता है, लेकिन यहां भी कुछ लूट खसूट होता है ना। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा ऊंचा दाम दे के ज्यादा माल ले लेते हैं। इसमें भी मुनाफाखोरी या जमाखोरी वाले सिस्टम हो जाता है। और क्या है? कभी कभी मांग और पूर्ति में संतुलन बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ जाएगा? पता चलेगा वो बांटने के लिए लाया बट में नहीं किया, इस महीने का उस महीने एक पता चले 1 महीना गैप करा दिया। अब ऐसा सिस्टम नहीं है क्योंकि सब आजकल ऑनलाइन हो गया, पहले ऐसा होता था। ठीक है ना। इस तरह की सुविधा का पहले शहरों में थी, अब गाँव में गली गली मोहल्लों चौराहों पर सब जगह हो गई है। ये भी इसकी एक कमियां है। अगला क्या है कि इस तरह की दुकानें पहले हर जगह उपलब्ध नहीं थी, कुछ खास बड़े बड़े गाँव में थी, बड़े बड़े कस्बों में थी, लेकिन अब हर जगह छोटा बड़ा सभी। इसमें कुछ राजनीतिक का भी प्रभाव पड़ता है। इसमें संसाधनों का ठीक ढंग से वितरण नहीं किया जाता है, कभी कभी खराब माल भी उसमें सप्लाई कर दिया जाता है। तो इसके इंपॉर्टेंस से ही इसकी डिमेरिट आप लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न इसमें है कि इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह कहां तक सफल है। उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह कहां तक सफल है। इसको मिटा दे रहे हैं। उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल, यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल है। पहला, उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में लॉन्च किया जाए, और लॉन्च है भी। पहला क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। दूसरा क्या है? इस प्रणाली को सफल बनाने के लिए भ्रष्टाचार को कठोरता से दूर किया जाए। भ्रष्टाचार को कठोरता से
क्या किया जाए, दूर करने का प्रयास किया जाए या दूर किया जाए। हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। और इसमें जो भी दक्ष या योग्य कर्मचारी काम जो कर रहे हैं, यदि अच्छे कर्मचारी हैं, ईमानदार कर्मचारी हैं, सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाए। तो इन्हें क्या किया जाए, योग्य व दक्ष कर्मचारियों को क्या किया जाए, पुरस्कृत किया जाए। और भी है, इसमें सभी प्रकार की भेदभाव को मुक्त किया जाए। इसमें क्या किया जाए, भेदभाव समाप्त किया जाए। क्योंकि आज के डेट में जो भी राशन की दुकानें पर राशन मिल रही हैं, गरीब अमीर किस जाति धर्म या समुदाय का है कोई लेना देना है, सबको एकदम समान अधिकार है और है भी, भेदभाव नहीं है उसमें। अगला क्या है कि इसमें जो भी कर्मचारी रखे जाए उन्हें प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। और प्रशिक्षण दिया भी जा रहा है। प्रेजेंट टाइम में सब ठीक चल रहा है, पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ कमियां थी। अगला क्या है, और भी है, मुझवानी बोल दे रहे हैं, वस्तुओं की आपूर्ति भरपूर मात्रा में की जाए। क्योंकि कभी कभी वस्तुओं की आपूर्ति कम होती है, इस वजह से बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। और क्या क्या है, गांवों से लेकर शहरों तक, वार्ड तक पहुंचाया जाए। ठीक ना। अगला है, इसमें कुछ समाज सेवी संगठनों को भी शामिल किया जाए। ये इस उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता है। यदि इसे सफल बनाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था 2 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, देखें। हाँ, कृषि उत्पादों के विपणन से आप क्या समझते हैं। कृषि उत्पादों के विपणन से आप क्या समझते हैं। कृषि उत्पादों के विपणन से आप क्या समझते हैं। गेहूं के संदर्भ में भारतीय वितरण व्यवहार बताइए। गेहूं के संदर्भ में भारतीय वितरण व्यवहार बताइए। काफी गर्मी हो रहा है, गर्मी का मौसम भी है। अब देखिए, यह है कृषि उत्पादों का विपणन। ध्यान दीजिएगा, कृषि उत्पादों का विपणन क्या है, नाम सभी लोग जानते हैं। देखते होंगे कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम क्या, पूरा देश ही है, कृषि प्रधान देश है भारत। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और हम जो खेतों में कार्य करते हैं, क्योंकि पूरा देश ही कृषि पर डिपेंड है। भाई अनाज नहीं होगा तो खाएगा क्या, और जब खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। तो सभी लोग कृषि पर निर्भर है। भले अलग चीज है कि कुछ ही लोग कृषि में काम करते हैं, बाकी लोग नहीं करते, लेकिन जीविका का मुख्य साधन हमारा कृषि ही है, चाहे कोई भी हो। और इन कृषि उपजों से, मतलब कि जब हम खेती करते हैं, खेती करने से या जो कृषि करते हैं उससे जो अनाज होता है, चाहे वो जो भी अनाज, उसे क्या कहा जाता है, कृषि उत्पाद कहा जाता है। एकदम सिंपल है, समझ लीजिएगा। जो भी हम खेती करते हैं इसी को कृषि करना कहा जाता है। उस कृषि क्रिया करने के दौरान जो भी हमें उपज प्राप्त होती है, क्या क्या प्राप्त होती है, धान गेहूं चावल, ठीक ना, जौ बाजरा सरसों मूंग, जितना भी आपके दिमाग में है, साग सब्जी भी सब उसी में आ जाएगा। इनको क्या कहा जाता है, कृषि उत्पाद कहा जाता है। और जब इन कृषि उत्पादों का विपणन करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, मार्केट में ले जाते हैं, बेचते हैं, धन का अर्जन करते हैं,
दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, अपनी आय का साधन भी बढ़ाते हैं, तो इसी को कहा जाता है कृषि उत्पादों का विपणन। ठीक है, मतलब कि कृषि उपज को खेतों से लेकर, उत्पादक से लेकर, खेत मतलब किसान, खेती, उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो भी कार्य किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? कृषि विपणन कहा जाता है। प्रश्न है कि गेहूं के संदर्भ में वितरण व्यवहार बताइए। अब इसमें देखिएगा कभी कभी समस्याएं भी आ सकती हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कृषि उत्पादों के विपणन से आप क्या समझते हैं, पूरा एक्सप्लेन करके लिख लीजिएगा, एक पेज तो लिख ही सकते हैं। कभी कभी पूछ सकता है कृषि विपणन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, तो भारत में कृषि एक सबसे बड़ा मुख्य रास्ता है, ठीक ना। इसको कृषि उपज को एकत्रित करने की समस्या आती है, इसका वर्गीकृत करने की समस्या आती है, इसको बाजार में बेचने की समस्या आती है, परिवहन के साधनों की समस्या आती है, बहुत सारी समस्या भी पूछ सकता है, ठीक ना। और भी है, इसका भंडारण की भी समस्या आती है, किसानों के पास वित्तीय सुविधाओं का भी अभाव होता है, ठीक ना। और भी बहुत सारे हैं, ठीक ना। बाजार की कुछ कुरीतियां भी होती है, वैज्ञानिक कृषि का भी अभाव पाया जाता है, कृषि संगठनों का अभाव पाया जाता है, बहुत सारे अभाव है। तो समस्या भी याद रखे रहिएगा, कहीं हो सकता है एग्जाम में समस्या भी पूछ। लेकिन मेन इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि गेहूं के संदर्भ में भारतीय वितरण व्यवहार बताइए। गेहूं के संदर्भ में क्या आपको बताना है? गेहूं के संदर्भ में विपणन, गेहूं के संदर्भ में विपणन का मतलब क्या है? जैसे कि जानते हैं कि विश्व में चावल और गेहूं, अब चावल और गेहूं में से गेहूं मनुष्य का, इंसान का, हमारे आपका सबसे बड़ा मुख्य आहार है। चावल भी है, लेकिन चावल और गेहूं ये दोनों मुख्य आहार हैं, लेकिन इन दोनों में भी कंपैरिजन किया जाए तो गेहूं हम आप इंसानों के लिए सबसे बड़ा मुख्य आहार है। गेहूं की बुआई कब होती है, माने कब होती है? ये जानते ही हैं गेहूं की बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है, ठीक है। कटाई कब होती है? यही इस समय कट ही रहा है, देख ही रहे हैं, मार्च से लेकर अप्रैल तक पूरा कटा है। यह किस फसल का है? यह रबी की फसल का है, ठीक है। और सर्वाधिक उत्पादन भी गेहूं का अपने यहाँ बहुत ज्यादा होता है। इसमें थोड़ा सा ये भी लिखना है कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा जैसे पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, ठीक ना। और भारत में जितने भी कुल उत्पादन है उसका लगभग 70% गेहूं का उत्पादन होता है। कुल क्षेत्रों का 70% से अधिक क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन होता है। अब पूरे विश्व स्तर पर लिया जाए तो पूरे विश्व स्तर पर पूरे विश्व का लगभग 10% भागों में माने 10% उत्पादन भारत में होता है। माने पूरे विश्व के संदर्भ में जब लिया जाए तो कुल गेहूं जितने पूरी दुनिया में होता है उसका 10% माने 10% भारत में होता है। मतलब नहीं समझे, मतलब मान लीजिए कि 100 टन गेहूं हुआ तो 100 टन में से पूरे दुनिया में 10 टन भारत में हुआ, बाकी 90 टन में इतना बड़ा और भी देश वगैरह है उसमें। अब प्रश्न यह है कि गेहूं के विपणन कैसे किया जाता है, गेहूं के संदर्भ में विपणन कैसे किया जाता है। सबसे पहले गेहूं के विपणन के लिए बाजार की, पहला हेडिंग है बाजार की तैयारी की जाती है। बाजार की तैयारी, गेहूं के विपणन के लिए पहले मार्केट बनाया जाता है कि जैसे ही गेहूं की फसल तैयार हो गई, उसमें बाल लग गया, पकने को तैयार हो गया, तो उसको बालियों को अनाज से अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, जिसमें हार्वेस्ट बहुत सारे मशीनें वगैरह कंपाइन वगैरह आते हैं, इनसे मतलब होता है। थ्रेसर में भी कुछ होता है, उसकी कटाई की जाती है, दवाई की जाती है, उसके बाद से गेहूं को साफ सुथरा करके घर पे लाया जाता है। उसके बाद से बाजार उसे पूर्ण रूप से जब तैयार कर लिया जाएगा, बोरा में कस लिया जाएगा, तब वो बाजार में बेचने योग्य हो जाएगा, तब बाजार की तैयारी की जाती है। इसके बाद से होता है इसका एकत्रीकरण किया जाता है। एकत्रीकरण का मतलब है उसको कलेक्ट किया जाता है। छोटा व्यापारी है तो जैसे ही होगा वैसे ही बाजार में बेच देगा, लेकिन बड़ा व्यापारी है
बोरा 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 किंटल किंटल इकट्ठा करेगा, एक ट्रक, एक डीसीएम, एक पिकअप, जैसे भी हुआ तब वो बड़े बाजार में ले जाए। अब इसमें भी दो तरीके से बाजार होते हैं, प्राथमिक बाजार और गौड़ बाजार। प्राथमिक बाजार का मतलब होता है गांव का बाजार, छोटा व्यापारी है, छोटा ग्राहक है, छोटा किसान है, तो बाजारी में लेगा बेच देगा। और दूसरा होता है द्वितीयक बाजार, वैसा बाजार जो ग्रामीण क्षेत्र के बाजार से किसी बड़े मंडी में जाता है, शहरों में जाता है, बड़े कस्बों में जाता है, बड़े बाजार में जाता है, तो उसे द्वितीयक बाजार कहा जाता है। तो एक एकत्रीकरण किया जाता है, उसके लिए कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कलेक्ट होते जाएगा तो कहीं बहुत ज्यादा कलेक्ट होगा। अगला क्या है, वित्तीय साधन। तीसरा इसका हेडिंग है वित्तीय साधन। वित्तीय साधन का मतलब क्या होता है? वित्तीय साधन का मतलब है कि गेहूं के विपणन के लिए किसानों को अल्पकालीन वित्त की जरूरत होती है, शॉर्ट टर्म मतलब फाइनेंस। इसलिए कि गेहूं पूरा सालों साल नहीं खरीदा बेचा जाता है, सीजन में गेहूं और धान जो होते हैं सीजन में ज्यादा खरीदे बेचे जाते हैं, ऑफ सीजन में बहुत नाम मात्र का होता है। तो अल्पकालीन वित्त की जरूरत होती है, और अल्पकालीन वित्त किसानों को मिलना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए सरकार ने छोटे छोटे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों को बनाया है, और वहां से ये अपना छोटा छोटा फाइनेंस लेकर अपने वित्तीय साधन के माध्यम से गेहूं का विपणन कर सकते हैं। अगला है श्रेणियन व प्रमापीकरण। चौथा हेडिंग है श्रेणियन व प्रमापीकरण। श्रेणियन व प्रमापीकरण का मतलब क्या होता है? जब गेहूं बड़ी मात्रा में इकट्ठा होता है तो उसकी जो वेराइटी होती है, कैटेगरी होती है, उसको डिवाइड किया जाता है। भाई ये गेहूं इस वेराइटी की, ये गेहूं, क्योंकि सामानों में भी कई क्वालिटी होती है, कुछ रफ होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं, मोटे दाने वाले होते हैं, तो सबका रेट अलग अलग होता है। तो इस तरह से श्रेणियन और उसका प्रमापीकरण किया जाता है। अगला है सरकारी क्रय एवं वितरण। सरकारी क्रय व वितरण। सरकारी क्रय व वितरण क्या होता है? सरकार भी ऑप्शन दी है, आइए अपने खेतों में उपज उपजाइए, गेहूं लाइए, धान लाइए, जो भी लाना है। और सरकारी क्रय जगह जगह पे बना है, जिसको लेवी भी कहा जाता है, या गेहूं क्रय केंद्र भी कहा जाता है, या धान क्रय केंद्र भी कहा जाता है। वहां पे सरकारी अपने सरकारी रेट पर किसानों के उपजों को ले लेती है और उनका पेमेंट उनके खाते के माध्यम से कर देती है। ठीक है ना। सरकारी विपणन सरकारी क्रय विपणन, जैसे मान लीजिए सरकार क्रय कर लेती है, कभी कभी केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, खाद्य निगम भी कर लेता है, या अन्य किसी सहकारी संगठन, मतलब जो सुविधा जिस क्षेत्र में उपलब्ध हो वही उसका क्रय केंद्र बन जाता है। तो यही इसका मेन हेडिंग, जो बोर्ड पे लिख रहे हैं समझिएगा हेडिंग है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इस तरह 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन आइए। चौथा हमारा क्वेश्चन है सेबी क्या है? पूंजी बाजार में सेबी की भूमिका और कार्यों का वर्णन कीजिए। सेबी क्या है? पूंजी बाजार में सेबी की भूमिका व कार्यों का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नाम तो सभी लोग जानते होंगे सेबी का, कितने लोग नहीं जानते हैं? ध्यान दीजिए। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का पूरा नाम है, मार्कर कहाँ गया जी? ये जो सेबी शब्द है, ठीक ना, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यह एक संस्था है, ये एक संस्था है। अब कैसी संस्था है पहले जान लीजिए कि कब यह स्थापित हुआ, क्योंकि आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं।
इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। किसकी स्थापना? सेबी की स्थापना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 12 अप्रैल 1988 की हुई थी। लेकिन 92 में एक अध्यादेश पास किया गया और पास करने के बाद से ही 3 अप्रैल 1992 को, ठीक ना, पहले आइए, 12 अप्रैल 1988 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 1992 में एक अध्यादेश पास किया गया और उस अध्यादेश के अंतर्गत इसे संसद द्वारा भी पारित कर दिया गया, बिल भी पास कर दिया गया और इसे पारित करने के बाद से इसे एक अलग कानून बना दिया गया और यह 3 अप्रैल 1992 से 3 अप्रैल 1992 से अपना कार्य क्या किया? प्रारंभ कर दिया। 92 में जो अध्यादेश पास किया गया था इसको एक कानून बनाया गया, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कैसा कानून? यह सेबी का सीधे संबंध किससे है? शेयर बाजार से। किससे है? शेयर मार्केट से। क्योंकि शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में पहले, बहुत पहले काफी घोटाले होते थे। उसमें जो इन्वेस्टर होते थे, निवेशक होते थे, वो पैसा निवेश करते थे लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। सबको नहीं, कुछ को नहीं मिलता था क्योंकि सबको बहुत ज्यादा जानकारी तो था नहीं। तो सरकार ने सोचा कि जो निवेशक हैं, जो किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, उनके हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जिसका नाम रखा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस तरह सेबी क्या है? एक कानून है। किस संदर्भ में है? निवेशकों के हितों के ध्यान में रखते हुए या निवेशकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो कानून बनाए गए हैं उसी को सेबी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अब कोई भी निवेशक, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, बेचता है या शेयरों का कारोबार करता है, क्रय विक्रय का करने का तो उसे किसी भी प्रकार के ठगी का शिकार नहीं होना पड़ेगा, न ही उसे किसी प्रकार की जो उसकी लीगल एडवाइजरी होगी उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा, उसी के अनुसार उसको पेमेंट किया जाएगा। सब कुछ मतलब नियम कानून के अंतर्गत किया, कोई उसके साथ धोखाधड़ी या फ्रॉड नहीं होगा। तो ऐसा ये कानून बनाएगा। प्रश्न में हमारा कह रहा है कि से पूंजी बाजार में सेबी की क्या भूमिका है और इसके कार्य। अब यहां पे आइए, सेबी की भूमिका मिटाएं इसको, कि जो हमारा पूंजी बाजार है, पूंजी बाजार में सेबी की क्या भूमिका है। पूंजी बाजार में सेबी की भूमिका, सेबी की भूमिका, पूंजी बाजार में सेबी की क्या भूमिका, क्या रोल अदा करता है, ठीक ना। तो इसके संदर्भ में ये दो भूमिका इसमें दिया गया। एक दिया गया है प्राथमिक बाजार में सेबी की भूमिका और दूसरा है सहायक बाजार में सेबी की भूमिका। दोनों को हम दो टॉपिक में बांट रहे हैं। ये है पूंजी नहीं, प्राथमिक बाजार में सेबी की भूमिका, सेबी की भूमिका, और बी हमारा है प्राथमिक बाजार में सेबी की भूमिका। पूंजी बाजार में और प्राथमिक बाजार में सेबी की भूमिका। यह ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आएगा तो भूमिका को ये सब हेडिंग है और हेडिंग के अंदर में हेडिंग मिलेगा। प्राथमिक बाजार में सेबी की क्या भूमिका है? पहला, यह प्रविवरण में सुधार, प्रविवरण के प्रारूप में सुधार करता है। ये क्या करता है? प्रविवरण के प्रारूप में सुधार करता है। दूसरा क्या काम करता है? जोखिम घटकों को प्रकट करता है, जोखिम घटकों को प्रकट करता है।
जोखिम घटक का मतलब है कि जहां जहां रिस्क होने के चांसेस है उस पर पहले ही इंडिकेट करता है। और क्या करता है? अंशों के आवंटन को पूरा करता है। अंश आवंटन को पूरा करता है। जो भी अंश आवंटन करने की प्रोसेस है उसको यह पूरा करता है। यह प्रमुख कुछ संस्थाओं का पंजीयन भी करता है। प्रमुख संस्थाओं का क्या करता है? पंजीयन करता है। और क्या करता है? निवेशक जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करता है। निवेशकों की समस्याओं का क्या करता है? समाधान करता है। ठीक है। और क्या करता है? यह निवेशकों को शिक्षित करता है। और क्या करता है? निवेशकों को शिक्षित करता है। शिक्षित करने का मतलब पढ़ाता नहीं है, उनको जागरूक करता है। अब प्रश्न है कि सहायक बाजार में सेबी की भूमिका क्या है? तो सहायक बाजार में भी सेबी की बहुत सारी भूमिका है। पहला, यह स्कंद विनिमय केंद्रों का नेटवर्क तैयार करता है। क्या करता है? यह स्कंद विनिमय केंद्रों का क्या करता है? नेटवर्क तैयार करता है। और क्या करता है? यह परामर्शदात्री समिति का गठन करता है। परामर्शदात्री समिति का क्या करता है? गठन करता है। इसलिए करता है कि किसी को कंसल्ट करना है, कोई जानकारी इंक्वायरी करनी है तो आसानी से कर सके। अगला क्या है? यह शोध व प्रकाशन का भी कार्य करता है। शोध व प्रकाशन का कार्य करता है। और भी है, दलालों, उपदलालों का क्या करता है? पंजीयन भी करता है, रजिस्ट्रेशन। क्योंकि शेयर मार्केट में ब्रोकर होते हैं, सब ब्रोकर होते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन करने का कार्य सेबी करता है ताकि ठगों का शिकार न होना पड़े। ठीक ना। और भी बहुत सारे विनिमय केंद्रों में सुधार कर किया जाता है। अब प्रश्न इसमें एक चीज उठता है यहाँ पे कि इसके कार्य कौन कौन से हैं, ये फंक्शन कौन कौन से हैं। बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा, बोर्ड पे नहीं लिखिए, ध्यान दीजिएगा। सेबी के कौन कौन से कार्य, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कौन कौन से कार्य। यह कार्य आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हेडिंग डालिएगा सेबी के कार्य, लिखिएगा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी। ठीक ना। निवेश को निम्न कार्य करता है। कौन कौन से? टू द पॉइंट्स लिखिएगा, इसमें हेडिंग डालेंगे नहीं, लेकिन ये हेडिंग है। कौन कौन सा काम करता है? पहला, प्रतिभूति बाजार में, पहला काम प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। ठीक ना। और क्या करता है? प्रतिभूति बाजार का नियमन करता है, माने जो हमारे शेयर मार्केट है उसका रूल रेगुलेशन बनाता है। और क्या करता है? जितने भी इसमें स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, या अन्य मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं, पोर्टफोलियो एजेंट्स होते हैं, उनका नियमन करता है, उनका पंजीकरण करता है, उनका रजिस्ट्रेशन करता है। और क्या करता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंडों की योजनाओं की समय समय पर वह जानकारी भी देता है। यह स्वयं नियमित संस्थाओं को भी प्रोत्साहित करता है कि आगे बढ़ के शेयर मार्केट से जुड़े। ठीक ना। शेयर मार्केट में जो भी अनुचित व्यवहार होते हैं उन अनुचित व्यवहारों पर यह नियंत्रण लगाने का कार्य करता है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, बाहरी लोग हैं, उन्हें समय समय पर प्रशिक्षित करता है। और क्या करता है? यह विभिन्न संगठनों के लिए कार्यकलापों को कार्य करता है और अंदरूनी जो भी व्यापार हेराफेरी हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है। यह अपने उद्देश्यों को समय समय पर शोध कार्यों के लिए प्रकाशित करता है। यह विभिन्न प्रकार की कंपनियों के शेयरों को अपने यहाँ लिस्टेड कराने का कार्य करता है।
यह उपभोक्ता को सही ढंग से न्याय मिले, उनके हितों की रक्षा करने का कार्य करता है। ये सब उसके कार्य हैं। एक क्वेश्चन और है, निर्यात संवर्धन से आप क्या समझते हैं? ये भी बता दे रहे हैं आपको। बेटा ये गिर जा रहा, रोज गिरता है। मिटा रहे। 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निर्यात संवर्धन से आप क्या समझते हैं? संवर्धन से आप क्या समझते हैं? और क्या है जी? भारत में निर्यात संवर्धन के संस्थागत ढांचे का वर्णन कीजिए। भारत में निर्यात संवर्धन के संस्थागत ढांचे का वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। अब समझिए क्या है निर्यात संवर्धन। ध्यान दीजिएगा, निर्यात संवर्धन क्या होता है। यहां निर्यात संवर्धन का मतलब ये है कि हम अपने देश से जो भी निर्यात वस्तुओं को करते हैं या निर्यात करने के लिए जो जो योजनाएं लाते हैं या निर्यात करने के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता है या निर्यात के जो मार्गदर्शन या विभिन्न स्टेप या चरण होते हैं, उनमें सरकार के द्वारा जो सहायताएं समय समय पर प्रदान की जाती हैं, तो उसी को निर्यात संवर्धन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में बहुत सारे सामान बन रहे हैं, दूसरे कंट्री में भी बन रहे हैं। हमारे यहाँ जब सामान एक्सेस होता है, हमारी ज़रूरत पूर्ण हो जाती है और उसके बाद बचता है, तो हम कुछ दूसरे कंट्री में भी, वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, उनको भी बेचने का काम करते हैं। ठीक है, उनको भी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं कि उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाए। तो इसके लिए हमें विदेशी व्यापार करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ टॉपिक चूंकि निर्यात संवर्धन से, तो निर्यात करने के लिए अपने देश में माल खरीदने बेचने के लिए तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बस गवर्नमेंट के थोड़े से रूल हैं, उसको पालन करना पड़ेगा। लेकिन जब विदेशों से आयात निर्यात करना पड़ेगा तो वहाँ बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा। तो निर्यात संवर्धन का मतलब है जब अपना माल हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे कंट्री को बेचते हैं, तो बेचने के लिए जब सरकार द्वारा, ठीक ना, अनेकों संस्थाएं बनाई जाती है, अनेकों प्रोत्साहन का कार्य किया जाता है। सरकार उसको प्रोत्साहित करती है कि नहीं ठीक है, हम जितना ही एक्सपोर्ट करेंगे हमको विदेशी मुद्रा का अर्जन अच्छा होगा, हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो इसके लिए समय समय पर सरकार के द्वारा परामर्श संस्थाएं बनाई जाती हैं, वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, निर्यातकर्ता के हितों की रक्षा की जाती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को निर्यात संवर्धन कहा जाता है। जैसे निर्यात संवर्धन में इसमें दिया गया है किस तरह की सरकार के द्वारा सुविधा उपलब्ध की जाती है निर्यात संवर्धन में। क्योंकि पहली इसमें सुविधा दी जाती है कि बैंकों से सरल सस्तों पर ऋण। निर्यात संवर्धन में क्या किया जाता है? पहला है कि बैंकों से सरल सस्ते लिख दे रहे हैं, सस्ते दर पर ऋण की सुविधा मिलती है। दूसरा क्या मिलता है? कुछ नगद सहायता मिलता है, नगद सहायता या सब्सिडी भी कह सकते हैं। और भी कुछ मिलता है, कुछ आवश्यक उपकरण भी मिलते हैं, आवश्यक उपकरण भी प्राप्त होते हैं। और भी कुछ मिलता है,
कर में छूट मिलती है, कर में कुछ छूट भी प्राप्त होती है, और भी चीजें मिलती हैं। माल भेजने या भाड़े में, माल भेजने व भाड़े में छूट मिलती है। जब इस तरह की सुविधाएं निर्यात के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, ठीक है, तो यही निर्यात संवर्धन कहा जाता है। क्योंकि औद्योगिकरण को तीव्र करने के लिए, निर्यात में वृद्धि करने के लिए, विदेशी मुद्रा का अर्जन करने के लिए ऐसा ये सब किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने इस पर बहुत सारे कार्य किए, ठीक है, जिसमें आगे लिख रहा है कि भारत में निर्यात संवर्धन के संस्थागत ढांचे का वर्णन किया। ध्यान दीजिएगा, संस्थागत ढांचा। मिटा रहे हैं इसको। निर्यात संवर्धन के संस्थागत ढांचे कि सरकार ने निर्यात संवर्धन के संदर्भ में कौन कौन से संस्थागत ढांचे को अपनाई है। सबसे पहले निर्यात संगठनों की स्थापना की है। ये इसमें है, निर्यात संगठनों की स्थापना की है। अब निर्यात संगठन मतलब होता है कि माल दूसरे देश में भेजने के लिए, बेचने के लिए कुछ संगठनों की स्थापना की है, जिसके जरिए हम आसानी से दूसरे कंट्री में माल को बेच सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वे कौन कौन सी संस्थाएं बनाई हैं? निर्यात संवर्धन परिषदें पहला बनाई है, निर्यात संवर्धन परिषदें बनाई हैं कि इनके माध्यम से हम बेच सकते हैं या भेज सकते हैं। व्यापार बोर्ड बनाई है, व्यापार बोर्ड का निर्माण की है, और भी कुछ की है। निर्यात प्रोत्साहन निदेशालय बनाई है, निर्यात प्रोत्साहन निदेशालय बनाई है, इसका निर्माण की है। और किसका? भारतीय विदेशी व्यापार संस्था बनाई है, भारतीय विदेशी व्यापार संस्था का निर्माण की है। और क्या की है? प्रचार विकास संस्था बनाई है, प्रचार विकास संस्था का निर्माण की है। बहुत सारी चीजें हैं। अगला, भारतीय मानक संस्था बनाई है। कौन कौन सा संगठन की स्थापना की है निर्यात प्रोत्साहन के लिए? भारतीय मानक संगठन बनाई है या संस्था बनाई है। अगला क्या है? भारतीय पैकिंग संस्थान बनाई है, भारतीय पैकिंग संस्थान का निर्माण की है। तो निर्यात संवर्धन के लिए पहला है निर्यात संगठनों की स्थापना। किन किन संगठनों का स्थापना की है? निर्यात संवर्धन को के प्रोत्साहन के लिए। दूसरा है इसका बी है, इधर लिख दे रहे हैं कि बी क्या की है? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए के व्यापारिक उपक्रमों की स्थापना। सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक संगठनों की स्थापना। इसके लिए कौन कौन से संगठन बनाए हैं? मतलब ये तो निर्यात संवर्धन के लिए है, निर्यात संगठनों की स्थापना की है। सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक संगठनों के लिए कौन कौन से संस्थाओं का निर्माण किए? तो इसमें देखिए, भारत के आयात निर्यात बैंक बनाई है, भारतीय आयात निर्यात बैंक का निर्माण की है।
और क्या की है? खनिज व्यापार धातु निगम की स्थापना की है। खनिज व्यापार धातु निगम की स्थापना की है। निर्यात जोन की स्थापना की है। निर्यात जोन बनाई है। जैसे निर्यात जोन में जैसे कांडला है गुजरात में है, सांताकुंज है महाराष्ट्र में है, कोचीन केरल में है, तमिलनाडु है, नोएडा है उत्तर प्रदेश में है, फाल्टा पश्चिम बंगाल में। ऐसे निर्यात जोन बने हैं जहाँ पे आसानी से वस्तुओं को बेचा जा सकता है। और राज्य व्यापार निगम बनाई है। राज्य व्यापार निगम की स्थापना की है। ठीक है ना? ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि सभी याद रहे, कुछ तो जरूर याद होना चाहिए। ठीक ना? भारतीय चाय निगम बनाई है। भारतीय चाय निगम बनाई है। टेक्सटाइल उद्योग बनाई है। टेक्सटाइल निगम बनाई है। रुई निगम बनाई है। बहुत सारा है। अगला है बी हो गया। सी में आ जाइए। सी में है प्रोत्साहन योजनाओं का भी स्थापना की है निर्यात संवर्धन के लिए। प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन योजना कैसे कैसे की है ध्यान दीजिएगा। प्रोत्साहन योजना में पहला योजना है कर में छूट। कर में छूट देके भी निर्यात को प्रोत्साहित कर रही है। देसी माल की पूर्ति। देसी माल की पूर्ति करके भी छूट दे रही है। और क्या क्या कर रहा है? बहुत सारे शोरूम बनाए हैं। ठीक ना? 3 नंबर पे जगह जगह अपना शोरूम बनाई है। चौथा कच्चे माल की आपूर्ति करके भी दे रही है। अगला 5 नंबर सस्ते दर पर ऋण की भी सुविधा दी है। ठीक ना? समय समय पर इनको पुरस्कार भी देती है और अन्य कोई आर्थिक सहायता वो अनुदान भी देकर निर्यात को संवर्धन को प्रोत्साहित करती है। तो ये सब हेडिंग है। हेडिंग के अंदर ये पॉइंट करके एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब शॉर्ट क्वेश्चन की बारी आती है। तो एक क्वेश्चन और आ गया है, अंतरराष्ट्रीय विपणन को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकृति और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो चूंकि अंतरराष्ट्रीय विपणन लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो शॉर्ट में ही बता देंगे इसको। ठीक है, ठीक बता दें अभी। चलिए कुछ चर्चा चला ही दे रहे हैं, कहीं आ ही जाए। एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। मैं लिख दे रहा हूं, हल्का सा उसका समझा दे रहा हूं। छह नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय विपणन क्या है, इसके प्रकृति व महत्व पर प्रकाश डालिए। अंतरराष्ट्रीय विपणन क्या है, इसके प्रकृति व महत्व पर प्रकाश डालिए। व महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, समझ लीजिए। अंतरराष्ट्रीय विपणन का मतलब होता है कि जब दो देशों के मध्य व्यापार किया जाता है उसे अंतरराष्ट्रीय विपणन कहा जाता है। अब समझिएगा अंतरराष्ट्रीय विपणन में क्या क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय विपणन में तीन ही चीज होता है, आयात होता है, निर्यात होता है, पुनर्निर्यात होता है। आयात मतलब जब दूसरे देश से माल अपने देश में खरीदा जाता है, मंगाया जाता है, तो आयात अपने यहाँ से दूसरे देश में भेजा जाता है, तो निर्यात। पुनर्निर्यात मतलब एक देश से माल खरीद कर बार बार किसी दूसरे देश को भेज दिया जाता है, तो पुनर्निर्यात व्यापार कहा जाता है। ठीक ना? इसके क्या इंपॉर्टेंस है ये तो जानते ही हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। जैसे बता दे रहे हैं कुछ मुख्य इंपॉर्टेंस। अंतर्राष्ट्रीय विपणन करने से दूसरे देशों से कल्चर के मतलब सामाजिक संबंध अच्छे रहते हैं, मैत्रिक संबंध बने रहते हैं, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक ना?
मांग पूर्ति में संतुलन बना रहता है, रहन सहन कल्चर में वृद्धि होती है, लोगों के जीवन स्तर ऊंचा होता है, रोजगार के आय में वृद्धि होती है। ये सब इसके महत्व है। तो हम सीधे अब चलते हैं शॉर्ट, काफी लेक्चर बड़ा हो रहा है, ठीक ना। बस 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। हाँ बाबू, ब्रेक खत्म हो गया आप लोग का, और जल्दी से हम इंक डाल लें और फिर आपको शॉर्ट वाला क्वेश्चन पढ़ा देना। फिर उसके बाद से वेरी शॉर्ट, उसके बाद से आपका सब्जेक्ट कंप्लीट। ये हो गया इंक, इसमें कंप्लीट हो गया। एक में और डाल दें, बीच में ब्रेक ना हो। तो शॉर्ट वाले में ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस फटाफट क्वेश्चन बताते जाएंगे, आप लोग समझते जाएंगे। हाँ, लॉन्ग खत्म, अब आइए शॉर्ट। शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट देखते जाइए। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का है ग्रामीण विपणन की। ग्रामीण विपणन में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? ग्रामीण विपणन में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रामीण विपणन की समस्याएं, हेडिंग आप लिख लेंगे, ठीक है। मुझे वाणी में बता रहा हूं कि ग्रामीण विपणन में कौन कौन सी समस्या, ऐसे सोचिए, आप अपने ऊपर लेके सोचिए। एक सेकंड, आप अपने ऊपर लेके सोचिए कि ग्रामीण विपणन, जैसे मान लीजिए आप गांव में रह रहे हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं, उससे फसल तैयार हो रही है, तो आपके सामने कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो सबसे पहली समस्या उत्पन्न होगी कि ग्रामीण कृषि कैसे की जाए, इसकी समस्या उत्पन्न होगी। हेडिंग है सब, ग्रामीण कृषि की समस्या। दूसरा समस्या होगी परिवहन की समस्या, ये हेडिंग है ग्रामीण विपणन की समस्या में, उस पर लिख देंगे परिवहन के साधन जितना शहरों में उपलब्ध है गांव में उपलब्ध नहीं। तीसरी समस्या उत्पन्न होगी माल को बेचने की समस्या, कि हम सामान को कहाँ बेचने ले आएंगे, गांव में बेचेंगे कम दाम देगा, दूर ले जाएंगे थोड़ा अधिक दाम लगेगा। तीसरा, लोगों की आर्थिक स्थिति, मतलब वित्त के स्रोत बहुत कम है, तो इसकी भी समस्या। भाई पैसा रहेगा तभी ना पैसा कमाएगा, जब पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से कमाएगा, भाई भर्ती लगेगा कि नहीं खेती में। अगला है मूल्य स्तर की समस्या, जो उसे उचित मूल्य मिलना चाहिए, उसका पारिश्रमिक मिलना चाहिए अपने उपज का, वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। मार्केट में बेचेगा तो, रूरल एरिया में बेचेगा तो, इसकी समस्या। अगला, और कौन कौन सी समस्या हो जाएगा? सेवा की समस्या, किसी भी प्रकार की वो सर्विस नहीं दे पाएगा, तो ये सब ग्रामीण विपणन की समस्या है, ठीक है। अब इसका बी पार्ट है जो सेकंड क्वेश्चन है, मैं सेकंड करके लिख दे रहा हूं कि ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन में अंतर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण विपणन व शहरी विपणन में अंतर बताइए। ये आप भी लिख सकते हैं, एक ग्रामीण और दूसरा है शहरी, ठीक है ना। ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन में क्या अंतर है?
समझिएगा ना, ग्रामीण विपणन में पहली समस्या, ग्रामीण विपणन में कल्चर, ग्रामीण विपणन में कल्चर गांव का होता है, शहरी विपणन में कल्चर शहरों का होता है। ठीक है, ग्रामीण विपणन में परिवार का नियंत्रण होता है, शहरी विपणन में किसका नियंत्रण होता है? आर्थिक व आर्थिक संस्थाओं का नियंत्रण होता है। देखे होंगे सामान आप बनाते हैं गांव में, मैंने उत्पादित करते हैं, तो फैमिली का जो मालिक रहेगा वही उस पर नियंत्रण रहेगा, लेकिन शहरी विपणन में वो जो संस्था खोल कर बैठा है उसका नियंत्रण रहेगा। दूसरा, ग्रामीण विपणन में लोगों का मुख्य जो कार्य होता है, ग्रामीण विपणन जो है पुरानी परंपरा या पुरानी विचारधारा पर आधारित, शहरी विपणन नई विचारधारा पर आधारित है। अगला, ग्रामीण विपणन में कार्य का कोई विशिष्टीकरण नहीं होता है, शहरी विपणन में कार्य का विशिष्टीकरण होता है। अगला क्या है, ग्रामीण विपणन में सामाजिक संबंध, रिश्ते नाते बड़े अच्छे बनते हैं, जबकि शहरी विपणन में रिश्ते नातों का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। अगला क्या है, ग्रामीण विपणन में सामाजिक सहनशीलता पाई जाती है, जबकि शहरी विपणन में सामाजिक सहनशीलता नहीं पाई जाती है। ग्रामीण विपणन क्या होता है? पुरानी मूल्य, पुरानी परंपरा पर आधारित होता है। शहरी विपणन एक नई आधुनिक सोच या नई परंपरा पर आधारित होता है। ग्रामीण विपणन में वस्तुओं का कम मूल्य प्राप्त होता है, शहरी विपणन में अधिक मूल्य प्राप्त होता है। ठीक ना। ग्रामीण विपणन में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जबकि शहरी विपणन में महिलाओं की स्थिति अभी बहुत बेहतर है। ग्रामीण विपणन का आकार थोड़ा छोटा होता है, शहरी विपणन का आकार बड़ा होता है। बहुत है अंतर, लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आगे बढ़ते जाएं। ग्रामीण विपणन वातावरण क्या है? ग्रामीण विपणन वातावरण क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण विपणन वातावरण नाम ही है, ग्रामीण अलग है, विपणन अलग है, वातावरण। मान लीजिए कि यह ग्रामीण है, गांव, अब यहां पे इसका मार्केटिंग हो रहा है, ये सब इसके मार्केटिंग के जरिए। इन्वायरमेंट क्या है? जो ये रूरल मार्केटिंग हमारा है, इसके चारों ओर हम जो देख रहे हैं वही इन्वायरमेंट है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाजार का आकार, प्रकार, स्वभाव, रूप, रंग, ढंग, ढांचा, संरचना होती है, वही हमारा ग्रामीण विपणन वातावरण है। मतलब कि ग्रामीण विपणन के जो घटक, ग्रामीण विपणन में जो घटक प्रभावित करते हैं, उसको इफेक्ट डालते हैं, ठीक ना, मतलब रूरल मार्केटिंग के जो फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं, जिनके बिना होना या ना होना एकदम जरूरी है, तो उसी को रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहा जाता है। प्रश्न है कि इसमें इसका क्या इंपॉर्टेंस है। रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में बहुत सारा महत्व है, मैं हेडिंग बता दे रहा हूं। पहला है, इसमें कौन कौन से जो घटक हैं वो प्रभाव डालते हैं। पहला है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, समाज प्रभाव डालता है, पहला महत्व। मानवीय घटक, दूसरा है मानवीय घटक, मनुष्य भी, इंसान भी जो यहाँ रूरल एरिया में रहते हैं वो भी प्रभावित करते हैं। भौतिक घटक, भौतिक घटक जो हमारे एरिया में पाई जाती हैं, जो फिजिकल तौर पर है, फिजिकल फैक्टर्स है, ठीक ना, वो भी इसको प्रभावित करते हैं। आर्थिक घटक, आर्थिक घटक ये भी हमारे रूरल मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंस, एक हिस्सा है।
इकोनॉमी हमको बताती है रूरल मार्केटिंग हम कहाँ तक कर सकते हैं, कहाँ तक नहीं कर सकते हैं। नैतिक घटक, पांचवा नैतिक घटक। नैतिक घटक भी रूरल मार्केटिंग को काफी प्रभावित करते हैं। राजनीतिक घटक, राजनीतिक घटक, ये भी इसके इंपॉर्टेंस है, ठीक ना। ये सब हेडिंग है, टू द पॉइंट्स आप लिखिएगा। प्रौद्योगिकी परिवर्तन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, ये भी रूरल मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस है। ये इतने घटक हैं जो रूरल मार्केटिंग को के महत्व को प्रभावित करते हैं। ये भी हो गया तीसरा। ये समझिए कि 10 नंबर के क्वेश्चन है और 2 पेज 2.5 पेज लिखना रहता है, आसानी से लिख सकते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है इसमें, चौथा क्वेश्चन है कि कृषि, कहाँ गया, भारत में कृषि वस्तुओं के विपणन की समस्याओं की विवेचना की। क्वेश्चन है भारत में कृषि वस्तुओं के विपणन की समस्याओं का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। ये हमारा है क्वेश्चन कि भारत में कृषि वस्तुओं के विपणन की कौन कौन सी समस्या है। अभी कृषि विपणन में आपको अभी मैं बताया कि इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। हेडिंग यही लिखिएगा कि भारत में कृषि वस्तुओं के विपणन की समस्या। पहली इसकी समस्या है कृषि जीवन का एकमात्र रास्ता, एकमात्र रास्ता, क्योंकि रूरल एरिया में अधिकांशतः लोग कृषि पर डिपेंड रहते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं, उनके जीवन का एकमात्र यही रास्ता है। दूसरा, कृषि बीजों के एकत्रीकरण की समस्या। दूसरा समस्या है कृषि बीजों के एकत्रीकरण की समस्या। देखते होंगे धान गेहूं जो भी फसल खेत में होता है तुरंत लेते हैं, खा पी लेते हैं और जो बच जाता है बेच देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अगले नेक्स्ट ईयर के लिए उसको कुछ कलेक्ट करके भी रखा जाए जो अच्छी क्वालिटी का है, ताकि उसे बोया जाएगा फिर अच्छी क्वालिटी का होगा। तो उनके बीजों को एकत्रीकरण की समस्या होती है। उपजों के प्रमापीकरण व वर्गीकरण की समस्या। उपजों के प्रमापीकरण व वर्गीकरण की भी समस्या होती है। ये भी ठीक तरह से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी अच्छी है और कौन सी खराब है और किसको किस हिसाब से डिवाइड अलग अलग छांट कर रखना है, सब एक में मिलाकर लोग रखते हैं। अगला है परिवहन की समस्या। अगला क्या है, परिवहन की समस्या। रूरल एरिया में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काफी अभाव है। भंडार गृहों की समस्या। भंडार गृहों की समस्या। रूरल एरिया में स्टोरेज बहुत कम है, क्योंकि लोगों के पास खेतों में से जब जैसे ही आता है जरूरत भर कर रखे, बाकी मार्केट में बेच देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उसको स्टोर करके रखे, आगे जब ऊंचे दाम होंगे तब बेचा जाएगा। अगला है वित्तीय सुविधाओं की कमी। बहुत सारी समस्या है। वित्तीय सुविधाओं की कमी, इसके वजह से भी रूरल मार्केटिंग नहीं हो पाता। अगला है बाजार की कुरीतियां हैं। बाजार की कुरीतियों की वजह से भी काफी दिक्कतें रूरल मार्केटिंग में होता है, मतलब एग्रीकल्चर वस्तुओं के बेचने में होता है। अगला है वैज्ञानिक कृषि का भी अभाव होता है। ये सब हेडिंग है, वैज्ञानिक कृषि का अभाव। रूरल एरिया में मान लीजिए ठीक ढंग से वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं हो पाती, होती तो पैदावार अधिक होती, कुछ ही जगह हो पाता है, ठीक ना। कृषि संगठन का अभाव, और ये बता दे रहे हैं कृषि संगठन का अभाव। ये सब हेडिंग है और इतना लिखेंगे 2-2.5 पेज आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर,
क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, देखिए कौन सा है जी। हाँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा है उपभोक्ता उपभोक्ता टिकाऊ टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं और अटिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या है, समझाइए। क्वेश्चन है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं व अटिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या है, समझाइए। कभी कभी अंतर भी आ जाता है, ठीक ना। ये तो आप भी लिख सकते हैं, टिकाऊ उपभोक्ता और टिकाऊ उपभोक्ता। समझ लीजिए क्या होता है। टिकाऊ उपभोक्ता का मतलब होता है कि ऐसी उपभोक्ता की वस्तुएं, ऐसी हमारी आपकी जरूरत की वस्तुएं जिसको खरीदने के बाद से हम खरीद रहे हैं या बना रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, उसका प्रयोग हम लंबे समय तक करते हैं, बहुत दिन तक टिका रहता है, तो उसे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कहा जाता है। और ऐसी वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, हमारी आपकी जरूरत की वस्तुएं जिसका उपयोग बहुत अल्प काल के लिए किया जाता है, ठीक है ना, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है, तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हम टिकाऊ वस्तुएं के संदर्भ में टीवी, फ्रिज, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ठीक ना, इलेक्ट्रिक जो भी है सामान, ठीक ना, गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब क्या कहलाता है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहलाता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखेंगे। और टिकाऊ उपभोक्ता और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक ना। मान लीजिए इसमें से और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है, इस तरह की वस्तुएं खाद्य पदार्थों में ज्यादा प्रयोग में आई जाती है। खाद्य पदार्थों में जैसे जितने भी अनाज हैं, सब्जियां हैं, फल फ्रूट वगैरह हैं, ये अटिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। क्योंकि उपभोक्ता मतलब हम आप, और उपभोक्ता का मतलब है कि हमारे आपकी जरूरत में प्रयोग में आने वाली जो भी वस्तुएं हैं, जैसे हम कपड़े पहने हैं, ये भी टिकाऊ कहलाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि लाए आप सुबह फट जाएगा, फाड़ेंगे तो फट ही जाएगा, लेकिन नॉर्मली पहनेंगे तो साल भर तो जाएगा ही, 2 साल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं जो लंबे अवधि तक हमारे जीवन में प्रयोग आए, हमारे साथ रहे, हमारे साथ चले, ठीक ना, जिसका इस्तेमाल लंबे समय तक करें, तो उसे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है। और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं जो एक निश्चित समय तक, कम समय तक हमारे जीवन में प्रयोग में आती हैं, ठीक ना, और जब इसके बाद इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक खराब हो जाती हैं, तो उसे अटिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है। तो अटिकाऊ उपभोक्ता खासतौर से खाद्य पदार्थों के संदर्भ में होती है। इस पर जितना एक्सप्लेन करके आप चाहे एक पेज इस पर लिख दीजिएगा, एक पेज इस पर लीजिएगा, एग्जाम्पल सही दे लीजिएगा, जो एग्जाम्पल आपके मन में आए वो एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाँ 6 नंबर क्या है, औद्योगिक, हाँ औद्योगिक वस्तुएं क्या है, इसके वितरण के माध्यम बताइए। औद्योगिक वस्तुएं क्या है, औद्योगिक वस्तुएं क्या है, वस्तुएं क्या है, इसके वितरण के माध्यम बताइए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह भी टिकाऊ और अटिकाऊ बताए थे, उसी तरह औद्योगिक वस्तुएं, ध्यान दीजिएगा। औद्योगिक वस्तुएं क्या होती है, ऐसी वस्तुएं जो उद्योगों में प्रयोग में लाई जाती है, कल कारखानों, फैक्ट्रियों में प्रयोग में लाई जाती है, चाहे कच्चे माल के रूप में लाई जाए, चाहे पक्के माल के रूप में लाई जाए, लेकिन लाई जाती है। और उससे तो उसे क्या कहा जाता है, औद्योगिक वस्तुएं कहा जाता है। मतलब कि जब हम उद्योगों में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, जैसे कि देखते होंगे इसमें भी 2 टाइप की माल होती है, निर्मित और अनिर्मित। निर्मित का मतलब है कि जो उद्योगों के द्वारा वस्तुएं बनकर तैयार हो जाती हैं, तो उसे निर्मित माल कहा जाता है। और एक कच्चा माल होता है, अनिर्मित माने कच्चा माल।
ऐसी माल जो उद्योगों में अब इन माल को निर्मित करने के लिए प्रयोग में लाई जा रही हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? कच्चा माल कहा जाता है। तो उद्योगों में, कल कारखानों या फैक्ट्रियों में, ठीक ना, मशीनी उपकरण, बिजली, ठीक ना, ऐसे इस तरह की या जितने भी अन्य सामग्रियां हैं प्रयोग करने के लिए लाई जाती हैं, उपयोग करने के लिए लाई जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? औद्योगिक वस्तुएं कहा जाता है। अब अपने दिमाग से सोच लीजिएगा कि इसमें क्या क्या आता है। औद्योगिक वस्तुओं में ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या क्या वस्तुएं आती हैं, आपको मैं बता रहा हूं। औद्योगिक वस्तुओं में दो तरीके से वस्तुएं होती हैं। एक होता है रॉ मटेरियल और ये होता है सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब रॉ मटेरियल सबसे पहले सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा और यहां से आपका बनकर तैयार होगा फिनिश गुड्स। इस प्रक्रिया के दौरान जो भी वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती है वो सब औद्योगिक वस्तुओं की श्रेणी में आता है, चाहे वो कोई वस्तु हो, कच्चा माल हो, सामग्री हो, या कोई मटेरियल हो, या कुछ मशीनें हो। अब प्रश्न यह है कि इसका वितरण का माध्यम क्या है? वितरण का माध्यम क्या होता है? सबसे इसमें एक नंबर पे मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, ये हेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, उत्पाद वाली जो वस्तु है, उत्पाद वाली वस्तु है, गुड्स है, यह प्रयोग में लाई जाती है तो सीधे लाया जाता है, इसका सेल किया जाता है और सेल होने के बाद से ये कहां जाता है, ठीक ना। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स क्या किया जाता है? सेल नहीं किया जाता, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद से कहां जाएगा? इसका सेलिंग किया जाएगा और सेलिंग के बाद से कहां जाएगा? कंज्यूमर के पास जाएगा। मतलब कि एक उद्योग में, एक हमारी फैक्ट्री में, ये हेडिंग है, 4 हेडिंग लिख लीजिएगा, कोई भी वस्तु बनकर तैयार हुआ वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होगा। उसको होलसेलर या रिटेलर के माध्यम तक पहुंचा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अब उसे कंज्यूमर को सेल कर दिया जाएगा तो सेलिंग कहलाएगा। और कंज्यूमर अपने पास ले गया और इसका कंज्यूम किया, उपभोग किया, तो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। तो ये 4 वितरण के डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में भी होलसेलर और रिटेलर 2 पॉइंट आ सकते हैं, तो इसको अपने हिसाब से लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन हुआ? 6 हुआ था। चलिए 7वें नंबर पे चलते हैं। नंबरिंग भूल जा रहे हैं आप लोग, टेंशन न लीजिएगा। 7 नंबर, हमको तो लग रहा है 7 हो गया था, 8 ही है। चलिए जो भी हो, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये हो गया था, हाँ, क्वेश्चन है उपज विपणि। कहाँ है? उपज, हाँ, उपज विपणि को परिभाषित कीजिए और इसके कार्य बताइए। उपज विपणि को परिभाषित कीजिए वह इसके कार्य बताइए। ठीक है, उपज विपणि को परिभाषित कीजिए और इसके कार्य बताइए। ध्यान दीजिएगा, उपज विपणि क्या होता है? उपज विपणि, प्रोड्यूस एक्सचेंज इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, उपज विपणि एक ऐसा बाजार है, जिस तरह देखा स्कंद विपणि होता है, उसी तरह उपज विपणि एक ऐसा बाजार है जहां पर, ध्यान दीजिएगा, जहां पर कृषि, ध्यान दीजिएगा, उपज विपणि एक ऐसा क्या है? बाजार है
जहां पर कच्चा माल, समझिएगा, या कोई भी उपज या औद्योगिक माल, औद्योगिक माल, ठीक है, या खनिज पदार्थ, या खनिज पदार्थ का क्रय विक्रय, क्रय विक्रय निश्चित नियम के आधार पर होता है। ध्यान दीजिएगा, उपज विपणि से तात्पर्य एक ऐसे विपणि या एक ऐसे मार्केट या बाजार से है जहां कच्चा माल या उपज हमारे जो है, या औद्योगिक माल या खनिज पदार्थ या उससे संबंधित वस्तुओं का क्रय विक्रय एक निश्चित नियम या कानून के अंतर्गत किया जाता है, तो ऐसे मार्केट को स्कंद विपणि कहा जाता है, ताकि यहाँ पे किसी भी प्रकार के क्रेता और विक्रेता में मतलब शिकायत या समस्या न हो, या वो ठगी का शिकार न हो। ठीक उसी तरह जिसका स्कंद विपणि में क्या होता है कि निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए जो कानून या नियम बनाए गए हैं, ठीक ना, उसे भी कहलाता है, वही स्कंद विपणि होता है। यहाँ क्या नाम है, किसी कंपनियों के अंशों और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है, शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। ठीक उसी तरह प्रकार एक ऐसा मार्केट जहां कच्चा माल, उपज या औद्योगिक माल या खनिज पदार्थों का क्रय विक्रय किया जाता है, और वो भी क्रय विक्रय एक निश्चित नियम कानून के अंतर्गत किया जाता है, और तो उसे क्या कहा जाता है, स्कंद विपणि कहा जाता है। इस विपणि में हर प्रकार की वस्तुओं का श्रेणीयन प्रमापीकरण करके किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की बाद में समस्या न हो। प्रश्न यह उठता है कि इसके कौन कौन से कार्य कार्य पहला कौन कौन से कार्य करता है, यह वित्तीय कार्य करता है। वित्तीय कार्य बने पैसे का लेन देन का कार्य करता है कि भाई खरीदेगा बेचेगा तो वित्तीय कार्य करेगा, ऋण भी प्रदान करता है बहुत सारी संस्थाओं को। यह बीमा संबंधी भी कार्य करता है, बीमा का भी कार्य करता है, माल को एक जगह से दूसरे जगह से भेजेगा तो हाई रिस्क रहेगा तो वहाँ पे इंश्योरेंस कराने का कार्य करता है। यह सूचना प्रदान करने का भी काम करता है, सूचना प्रदान करने का कार्य ये भी करता है। और क्या करता है, यह यदि इस व्यापारिक गतिविधि के दौरान कोई झगड़ा होता है तो उसको निपटाने का भी काम करता है। यह झगड़ों का मतलब है व्यापारिक विवादों को, झगड़ों को निपटाने का भी कार्य करता है। और क्या करता है, यह वस्तुओं का श्रेणीयन व प्रमापीकरण करता है, वस्तुओं का श्रेणीयन व प्रमापीकरण भी करता है। और क्या करता है, बाजार के लिए एक अच्छा नियम तैयार करता है। यह और क्या करता है, नियमन तैयार करता है। बाजार के लिए क्या करता है, नियमन करता है। यह लेन देन को नियमित रखता है, यह लेन देन नियमित रखता है। एक और बता दे रहे हैं, 8 हो जाएगा। यह क्या करता है, यह वस्तुओं का सही मूल्यांकन करता है, वस्तुओं का सही मूल्यांकन करता है। ये इतने कार्य, ये सब हेडिंग है, 2-2 लाइन 4-4 लाइन लिखेंगे तो भी 2-2.5 पेज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, काफी बड़ा हो रहा है वीडियो ना, लेकिन खैर बता दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। कहाँ गया जी, विपणन मिश्रण को परिभाषित कीजिए और इसके तत्वों को समझाइए। 1 सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक चीज और बता दे रहे हैं कि बाबू इन्वर्टर मेरा डिस्चार्ज हो गया है, चल नहीं रहा है ज़्यादा इतना लंबा समय तक, ठीक ना। प्रश्न है कि विपणन मिश्रण क्या है, इसके आवश्यक तत्व बताइए। विपणन मिश्रण क्या है, इसके आवश्यक तत्व बताइए। ध्यान दीजिएगा, विपणन मिश्रण क्या है, शॉर्टकट में बता रहे हैं।
विपणन मिश्रण के 4P है, और जो ये 4P है वही आवश्यक तत्व है। 4P में क्या क्या आता है? पहला एक आता है उत्पाद, ये हेडिंग ही है। दूसरा होता है, क्या है इसमें? कीमत। तीसरा इसमें होता है आपका विक्रय क्रियाएं, संवर्धन क्रियाएं, संवर्धन क्रियाएं। और चौथा हमारा होता है, लास्ट है, भौतिक वितरण प्रणाली, भौतिक वितरण प्रणाली। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट, एक P हो गया। इसको क्या कहा जाता है? प्राइस, दूसरा P हो गया। तीसरा संवर्धन मतलब प्रमोशन, एक तीसरा P हो गया। ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक 4P। यही विक्रय मिश्रण, विपणन मिश्रण के तत्व है, और यही डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन इसी को लिख दीजिएगा, और उसके बाद से एक चार्ट आप ऐसे बना लीजिएगा। चार्ट में फर्स्ट P 1 हो गया, सेकंड P 2 हो गया, थर्ड P 3 हो गया, और फोर्थ P ये हो गया। इसके बारे में डिफाइन करके चार्ट बनाकर और पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया बाबू, और अब लग रहा है कि मैं केवल क्वेश्चन ही मैं बता पाऊंगा, ठीक ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मिटा रहे हैं इसको, कि घरेलू विपणन और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, कम से कम शॉर्ट वाला क्वेश्चन हो जाए। 10 नंबर है कि घरेलू विपणन व अंतर्राष्ट्रीय विपणन, अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, 2 पार्टों में बांट देंगे, एक घरेलू लिख देंगे और एक अंतर्राष्ट्रीय लिख देंगे, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा कि घरेलू विपणन क्या है, समझिएगा। घरेलू विपणन देश के अंदर किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन देश के बाहर किया जाता है। घरेलू विपणन करना आसान होता है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन करना थोड़ा कठिन होता है। घरेलू विपणन देशी मुद्रा में किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन विदेशी मुद्रा में किया जाता है। इस पर सरकार का हस्तक्षेप कम रहता है, इस पर सरकार का हस्तक्षेप अधिक रहता है। इसमें अपने सामान्य जलवायु में किया जाता है, इसमें असामान्य जलवायु में किया जाता है, ठीक ना। अगला क्या है, इसमें हम अपने देश के वातावरण के अंतर्गत व्यापार करते हैं, यह दूसरे देश के वातावरण के अंतर्गत व्यापार करते हैं, ठीक ना। यह घरेलू विपणन में कौन कौन से भाग होते हैं? घरेलू विपणन में स्थानीय व्यापार, ठीक ना, जिला स्तरीय व्यापार, राज्य स्तरीय व्यापार, ठीक ना, राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में कौन कौन से व्यापार होते हैं? आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, पुनर्निर्यात व्यापार। तो इस तरह बहुत हैं, आप अंतर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है और कम टाइम में ही इसको सॉल्व करना है। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ, विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां कौन हैं? भारत के विदेशी व्यापार की क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। भारत के विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? भारत के विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? देखिए, नोटर बोल गया, ठीक ना। तो एक सेकेंड, हाँ देखिए, विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। तो जल्दी से मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि नोटर डिस्चार्ज हो गया, मैं केवल अगला वाला क्वेश्चन लिख दूंगा। पहला है, विदेशी व्यापार की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। आयात में तीव्र वृद्धि होने के कारण एक नई अभिनव प्रवृत्तियां हैं। निर्यात में धीमी वृद्धि होने के कारण प्रतिकूल व्यापार संतुलन, आयात व्यापार की दिशा में परिवर्तन और निर्यात व्यापार की दिशा में परिवर्तन, यह भारत में विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां हैं। ये 6 हेडिंग है, इसके बारे में आप 2-2 4-4 लाइन लिख लेंगे। एक बार और बता दें,
विदेशी व्यापार की मात्रा में निरंतर वृद्धि, आयात में तीव्र वृद्धि, निर्यात में धीमी वृद्धि, प्रतिकूल व्यापार संतुलन, आयात व्यापार की दिशा में परिवर्तन, निर्यात व्यापार की दिशा में परिवर्तन। थोड़ा चूंकि यहाँ पे लाइट ज़्यादा लगा हुआ है इसलिए बैटरी बैकअप नहीं ले पा रहा है, ठीक ना, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा है, लंबा वीडियो भी बन रहा है, ठीक है ना। और वैसे भी लाइट की देख रहे हैं कितनी कटौती है, उतना भरपूर चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो मैं खेत चाहूँगा, मैं तो प्रयास करता हूँ कि भाई पूरा का पूरा लेक्चर तैयार कर दें, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब तुरंत इसको मैं मिटाता हूँ और अब इसके बाद से मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। बस एक सेकंड, देखिए बोलने लगा। हाँ देख लीजिए कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में मैं केवल क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ दे रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य बताइए, पढ़े ही है। उसके बाद उपज विपणन में हेजिंग, उपज विपणन में हेजिंग को समझाइए। अभी लास्ट में इन्वर्टर डिस्चार्ज नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। औद्योगिक वस्तुओं के विपणन की वाहिकाएं क्या है। स्कंद विपणन के सूचीयन से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है। प्रत्यक्ष विपणन क्या है, ऑनलाइन विपणन क्या है, भारत में सेवा बाजार के बढ़ने के क्या कारण है, प्रत्यक्ष विपणन के महत्व बताइए, निर्यात प्रोत्साहन से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, औद्योगिक वस्तुओं के विभिन्न प्रकार बताइए, सेवा को परिभाषित कीजिए और भारत में ग्रामीण विपणन के क्षेत्र बताइए। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, लगभग इसमें से पीछे के लेक्चर में मैं बता चुका हूं। और यदि नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, लोगों पर क्लिक करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां सारा मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया का वीडियो पड़ा है, वहां से भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि उपज विपणन में हेजिंग को समझाइए। हेजिंग क्या होता है। हेजिंग आर्थिक जोखिम के विरुद्ध एक सुरक्षा का उपाय है। हेजिंग क्या है, आर्थिक जोखिम के विरुद्ध एक सुरक्षा का उपाय है जिसमें दो परस्पर विरोधी लेनदेनों में जो परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है और वहां पे जोखिम होने की संभावना रहती है, उसे दूर करने का जो प्रयास किया जाता है उसी को हेजिंग कहा जाता है। ऐसा उपज विपणन में होता है, क्योंकि उपज विपणन में दो जगहों पर दो तरीके के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेन देन होते हैं, ठीक ना। देखिए इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया। तो इस तरह ये आज का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और इसी तरह चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा चैनल से जुड़े जरूर रहिएगा। ऑल द बेस्ट।